Hello friends, welcome back to Krishna's Academy. How are you? I hope you are all good and healthy. In the previous class, we studied the terminology of genetics. Today's topic is Mendel's experiment and their postulates. Let's start now. तो मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जैसे कि अभी आपको बताया कि हमने टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड देयर पॉस्टुलेट, मतलब मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, कैसे अपने कंक्लूजन निकाले हैं और क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए और उसको जो सक्सेस मिला, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उसने एक बार में एक ही करेक्टर को स्टडी किया और बाद में जब उसको सक्सेस मिला तो उसने बाकी और कैरेक्टर को भी साथ में लेकर स्टडी किया, मतलब 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन सब के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वन जीन इनहेरिटेंस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल फोकस हिज अटेंशन ऑन द पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। पहला काम उसका यही था जो अभी मैंने आपको बताया। Now he crossed the pure tall plants with the pure dwarf plant and called them as a parental generation represented by the P, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि उसने ये एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, बुक में सभी में यही दे रखा है तो इसी से शुरुआत हम कर रहे हैं कि उसने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर डॉर्फ प्लांट लिया, इसके बीच में क्रॉस कराया और इनको नाम दिया पेरेंटल जनरेशन। क्लियर है? नाउ अब सेकंड स्टेप क्या था जो आप जानते हो, फेमस है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्या किया उसने, देखें। फॉर दिस ही रिमूव्ड द एंथर फ्रॉम द नंबर ऑफ द प्लांट्स ऑफ द टॉल वेराइटी selected as a female parent, and the process of the removal of the anther or the male organ is called as the emasculation। बस सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या काम किया कि जो टॉल प्लांट थे उसको एज ए फीमेल पेरेंट सेलेक्ट किया और उसके फ्लावर में इमेस्कुलेशन किया। इसका फायदा क्या होगा? इट प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज द पी प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड नेचुरली। हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है लेकिन नेचुरली क्या है, इसके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी होती है, तो उसको प्रिवेंट करना है। तो हमने क्या किया, या मेंडल ने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगमी को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट, अब क्या किया गया, पॉलेंस आर ट्रांसफर्ड बाय मींस ऑफ ए ब्रश फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट ऑफ द डॉर्फ वेराइटी। क्यों? क्योंकि इसी को उसने सेलेक्ट किया था एज ए मेल पेरेंट। किस पे किया? टू द स्टिग्मा ऑफ द इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स और द फीमेल फ्लावर। जो ऊपर फ्लावर था उसको एज ए फीमेल लिया उसने, ऊपर लिखा है मैंने भी, तो इसको जो है उसके ऊपर डस्टिंग की या ब्रशिंग की। नाउ अब क्या किया, द एक्सपेरिमेंटल फ्लावर दैट इज द इमेस्कुलेटेड फ्लावर वर देन कवर्ड बाय ए पेपर बैग एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज बैगिंग। बैगिंग क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द पॉलिनेशन फ्रॉम द अदर प्लांट्स, कंटामिनेशन से बचाएगा, टू रीच देयर स्टिग्मा। ओके, कंटामिनेशन से बचाने का काम करता है। यहां तक क्लियर हुआ कि मतलब क्या किया? अगर इसको हम समराइज करें यहां पर, तो उसने एक टॉल प्लांट लिया है ना, और एक डॉर्फ प्लांट लिया, ये काम उसने किया और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराया। अब क्या हो रहा है देखें यहां पर, मेंडल कलेक्टेड द सीड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस एंड रेज्ड देम टू द प्लांट्स। ही कॉल्ड दिस जनरेशन of the cross as first filial generation और F1 जनरेशन। मतलब इनके क्रॉस से जो नेक्स्ट जनरेशन बनी उसको क्या नाम दिया उसने? F1 जनरेशन कहा, या उसको क्या नाम दिया? फर्स्ट डॉटर जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन टर्म यूज किया। मेंडल फाउंड दैट ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर टॉल। मतलब इससे जो रिजल्ट निकला उसने क्या देखा, सारे के सारे प्लांट टॉल थे। अब इसी में उसने रेसिप्रोकल क्रॉस से भी चेक किया। रेसिप्रोकल क्रॉसेस वर मेड कैरीड आउट, ठीक है, दिस टाइम द फ्लावर ऑफ द डॉर्फ प्लांट वर इमेस्कुलेटेड एंड पॉलिनेटेड विद द
पॉलन ऑफ द टॉल प्लांट, मतलब रिवर्स कर दिया सेक्स को, पहले टॉल को उसने एज ए फीमेल पेरेंट लिया था, अब उसको एज ए मेल पेरेंट ले लिया, और क्या देखा, द रिजल्ट वाज सेम, मींस इन F1 जनरेशन ओनली द टॉल प्लांट वर ऑब्टेन्ड, केवल और केवल टॉल प्लांट ही यहां पर भी फिर से मिले। नाउ द मेंडल कंक्लूड दैट द F1 जनरेशन ओनली वन फॉर्म ऑफ ए करेक्टर दैट इज द टॉल इज एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को ये एक्सप्रेस कर रहा था। क्लियर हुआ यहां तक की प्रोसेस, मतलब ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन हो गई और ये हमारे पास F1 जनरेशन हो गई, यहां तक का एक्सपेरिमेंट अब उसने किया। अब क्या किया आगे देखें, द F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड, जितने भी F1 प्रोजेनी हमें मिली, ये वाले टॉल जो हमें मिले, इसमें उसने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, और क्या किया उसने, उसको देखा कि सेकंड जनरेशन उसको ऑब्टेन्ड हुई। कैसे? सेल्फ पॉलिनेशन से, ऑटोगेमी से, यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराया। F2 plant contains both the tall and the dwarf individuals in the ratio of 3:1, मतलब क्या देखा, इस टॉल से क्रॉस कराने के बाद उसको फिर से क्या मिला, टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला। क्लियर है? और इनका रेशियो जो था वो कैसा था, 3:1 था। ये उसका ऑब्जर्वेशन था, किसका, जो उसने एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर, किसके रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस ऑफ द वन कैरेक्टर। देखें इसी को यहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। द फीमेल पेरेंट जो आपसे कहा टॉल है, दूसरा मेल पेरेंट जो कैसा है, डॉर्फ है। अब इसके बीच में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया उसने, एंथर को रिमूव किया। तो ये स्टेप इसके अंदर दिखाए गए हैं कि ये फीमेल फ्लावर है, इसमें से हमने सर्जिकली इसको कट करके रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन किया, डस्टिंग की यहां से, इससे ये मेल फ्लावर है तो यहां से इसके ऊपर डस्टिंग की, इससे क्या हुआ, उसको सीड मिले, और इस सीड को ग्रो करा के जब उसने देखा तो क्या मिला, केवल टॉल प्लांट मिले। तो ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन, ये हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके, इसमें अब उसने ऑटोगेमी या सेल्फ गेमी होने दी, तो उसमें क्या हुआ, सेकेंड फीलियल जनरेशन बना। क्या देखा, इसमें जो टॉल प्लांट्स मिले और साथ में डॉर्फ प्लांट भी मिला। नंबर ऑफ टॉल प्लांट कितना है, 3, और ये कितना है, 1, तो ये रेशियो कितना हो गया, 3:1। ये उसका सिंपल ऑब्जर्वेशन था बाय कलेक्टिंग द सीड एंड ग्रोइंग अगेन एंड अगेन अप टू द F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, आगे भी उसने किए जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया उसने, जैसे हमने कहा कि ही वॉज द पर्सन हु यूज द मैथमेटिकल टूल्स फॉर फर्स्ट टाइम। तो अब क्या किया उसने, ये देखें इसको कैसे एक्सप्लेन किया। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही था जैसे मैथ में हम मान लेते हैं कि x y z, उस तरीके से। तो अब उसने एक्सप्लेनेशन दिया किसके बेस पर, फैक्टर के बेस पर। देखें यहां पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट द समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर गैमीट्स। क्या उसने ऑब्जर्व किया, उसने बताया कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि स्टेबली, मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार पास हो रही है विदाउट एनी चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। इस चीज को उसने हाइपोथेटिकल एक नाम दिया, जिसको नाम दिया गया फैक्टर। इसको हम क्या नाम देते हैं, हम जीन्स नाम देते हैं। ओके, अब उसने कहा फैक्टर को नेम देना है हमें, तो उसने क्या किया कि मान लीजिए जब हम हाइट के कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं तो टी सिंबल यूज किया, किसके लिए, टॉल ट्रेट के लिए। मतलब जो टॉल पेरेंट था उसने कहा कि इसके अंदर एक फैक्टर बन रहा है जिसका नाम है टी। ऐसे डॉर्फ पेरेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है, इस डॉर्फ पेरेंट के पास क्या है, इसका फैक्टर को नाम दिया उसने स्मॉल टी। उसने डब्ल्यू दिया था, ठीक है, लेकिन बाद में सॉरी डी दिया था, बाद में चेंज करके अब स्मॉल टी कर दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। तो ये दो फैक्टर उसने मान के चला। अब क्या कहा उसने, देखें उसने कहा कि अगर हम F1 जनरेशन का रिजल्ट देखें, मतलब मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 जनरेशन ओनली टॉल प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड, ठीक है, इससे क्या बना, F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट्स मिले। बट इन F2 जनरेशन बोथ द टॉल एंड द डॉर्फ प्लांट वर ऑब्टेन्ड, लेकिन आगे चल के टॉल भी मिला और डॉर्फ भी मिला। तब उसने क्या कंक्लूड किया इससे, फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट द F1 जनरेशन along with the T, the small t must be present in the hidden form।
अगर इससे आगे चल के हमें फिर से टॉल और डॉर्फ दोनों मिलते हैं, टॉल भी मिल रहा है और डॉर्फ भी मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका जो फैक्टर है वो इसके पास हिडन फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये पास हो ही नहीं सकता आगे जनरेशन में, क्योंकि F2 जनरेशन में तो सिर्फ टॉल टॉल ही हमें मिलने चाहिए आगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने ये कंक्लूड किया कि भाई ये जो F1 जनरेशन है इसके पास भाई फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? डॉर्फनेस का, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन मौका मिलते ही इट गेट सेग्रीगेट इन F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 3:1। जो ऊपर हमने पढ़ा था उसी चीज के लिए उसने बताया। अब क्या बताया उसने, देखें, ही कंक्लूड दैट द phenotype ऑफ द F1 इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, किसके लिए? फॉर बोथ द फैक्टर कैपिटल T एंड स्मॉल t। क्लियर है? मीन्स दिस इंडिविजुअल या दीज इंडिविजुअल्स हैव ए पेयर ऑफ द फैक्टर और द एलील्स एंड these factor get segregate and enter in the gametes, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसने एक और कंक्लूजन निकाला कि उसने ये कहा कि अगर ये F1 के इंडिविजुअल के पास पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है तो पेरेंट के पास भी होना चाहिए। अब पेरेंट क्योंकि प्योर हैं तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई इसके पास भी T होगा, कैपिटल T, और इसके पास स्मॉल t होगा। और जब इससे गैमीट्स बनेंगे तो ये गैमीट इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट, ये वाले इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाएंगे। ओके, आगे बना है फ्लो चार्ट, मैं तो सामने समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और इससे जब गैमीट बनेंगे, उसने बताया जब F1 के गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल T बनेगा और स्मॉल t बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज उसने कंक्लूड की। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द above conclusion he proposed that in a true breeding tall and the dwarf variety the allelic pair of the gene for the height are identical or homozygous, कैपिटल T स्मॉल t रेस्पेक्टिवली। टॉल के लिए कैपिटल T और स्मॉल t किसके लिए है? डॉर्फनेस के लिए। यहां तक मेरे ख्याल आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके का काम उसने स्टार्ट किया। अब क्या किया उसने, देखें आगे। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स द सेग्रीगेशन ऑफ द एलील इज रैंडम होता है, इसीलिए 50-50% चांस होते हैं हर एलील के डिस्ट्रीब्यूशन में। सो देयर इज ए 50% चांस ऑफ द गैमीट इज कंटेनिंग ईदर एलील, दोनों में से कोई भी एलील हो सकता है। मतलब ये जो हमारे पास पेरेंट था जब इससे गैमीट्स बने कैपिटल T और स्मॉल t, तो उसने ये बताया कि हर एक का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, यानी कि 50% है, कोई भी कहीं जा सकता है, रैंडम है। फिर उसने क्या कहा? टॉल पेरेंट फॉर्म द गैमीट्स हैविंग द कैपिटल T while the dwarf parent form the gametes small t. Now these gametes get fertilized to form the zygote having the genotype capital T small t F1 के लिए, that is heterozygous, but phenotypically these are tall. Only one will express itself. Now next, the F1 plants of genotype capital T small t when self-pollinated produce the gametes of the genotype of capital T and small t in equal proportion, जो अभी आपसे कहा 1/2। When the fertilization takes place, ठीक है, then the pollen grain of the genotype capital T have 50% chance to pollinate with the egg of the genotype capital T as well as the genotype of small t। मतलब ये जो गेमीट्स बन रहे हैं, इन गेमीट्स में कहा मान लीजिए ये गेमीट्स बने तो इधर भी तो ये गेमीट्स बनेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, तो ये वाला जो गेमीट है कैपिटल T जो प्रेजेंट है ये इसके साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है, ये इसके साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है। परसेंटेज कितना रहेगा चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन? 50-50%। सेम फॉर दिस ऑल्सो, ये भी 50-50%। तो रैंडमली जो है ये एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे। यही पॉइंट नेक्स्ट में लिखा है, इन द सेम वे द पॉलन ग्रेन ऑफ द जीनोटाइप T स्मॉल t have percentage of the 50% chance of the pollinated with the egg the genotype capital T or small t. Now what will happen? As a result of random fertilization the resultant zygote can be capital T capital T, capital T small t, small t small t, ये कॉम्बिनेशंस मिलेंगे
और रेशो क्या देखा उसने, ये 1/4 होते हैं, ये हाफ होते हैं, 2/4 होते हैं, और ये कितने होते हैं, 1/4 होते हैं. दैट्स वाई द जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. 1 कैसा है, इट इज प्योर टॉल. 2 कैसे हैं, दीज आर हाइब्रिड टॉल, एंड 1 इज द डॉर्फ. ओके, और अगर इन दोनों को मिला दें, प्योर टॉल को और हाइब्रिड टॉल को, तो ये दोनों मिलके हो जाते हैं 3:1. क्लियर है. ये चीज उसने अपने फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन से एस्टैब्लिश किया, जो आज हम पढ़ते हैं, नीचे पढ़ेंगे, चार्ट के अंदर डिस्क्राइब्ड है ये भी पार्ट. क्या है देखें, इसमें एक और चीज है जो हम आगे पढ़ेंगे. द रिजल्ट ऑफ द F2 जनरेशन कैन इजीली एक्सप्लेन बाय द पुनेट स्क्वायर मेथड. ये मेथड मेंडल ने यूज नहीं किया था, मेंडल ने फोर्थ लाइन मेथड को ही यूज किया था, और इन्होंने बाद में इसको सिंप्लीफाई किया, इजी बनाया, और पुनेट स्क्वायर मेथड से जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट, द रेशियो 1:2:1 इज मैथमेटिकली कंडेंसेट टू फॉर्म द बाइनोमियल एक्सप्रेशन दैट इज ax + by का होल स्क्वायर. ओके, इसमें क्या है, एक फैक्टर है t और एक है स्मॉल t, और दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/2 है. दोनों में से किसी की भी फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं तो 1/2. तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देखें, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा हमारे पास, हमने लिखा हाफ a की जगह, x की जगह क्या लिख लिया, कैपिटल T, फिर प्लस, फिर हमने लिखा हाफ, फिर क्या लिखा है, स्मॉल t, इसका होल स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा जो ऊपर हमने लिखा है. ठीक है, 1/2 + 1/2 मिलके, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/4 कैपिटल T, फिर 1/2 कैपिटल T स्मॉल t, एंड 1/4 स्मॉल t. ओके, ये जो है ये सिंप्लीफाई करके है, वैसे तो हम ये लिखते हैं 1/4, 2/4 एंड 1/4. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/2. यहां तो लिखना आसान है, जिससे कि हम रेशो निकाल लेते हैं, रेशो हो जाता है 1:2:1. लेकिन जब न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं तो इसको हम 2/4 से ही कैलकुलेट करते हैं, जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम करेंगे तो. ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है किसका, वन जीन इनहेरिटेंस का, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स. यही चीज जो आपको ऊपर बताया यहां पर समराइज कर दी, मेंडल ने भी की थी, अब मैं भी यहां कर रहा हूं. ये टॉल प्लांट है, इसका जीनोटाइप कैपिटल T. ये डॉर्फ प्लांट है, स्मॉल t. ये जनरेशन कैसी है, पेरेंटल जनरेशन है. मतलब एक प्योर टॉल लिया, एक प्योर डॉर्फ लिया, इनसे जब गेमीट्स बनेगा तो इससे कैपिटल T गेमीट बनेगा, इससे सारे कैसे बनेंगे, स्मॉल t बनेंगे. ओके, मतलब द गेमीट हैविंग द डोमिनेंट एलील ओनली एंड द गेमीट हैविंग द रिसेसिव एलील ओनली. अब क्या होगा, अब ये हमारे पास F1 जनरेशन मिल गई. F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट हैं, लेकिन फैक्टर के बेस पर देखेंगे तो ये कैसे हैं, हाइब्रिड हैं. नाउ द सेल्फिंग will takes place between the two hybrids or the F1 individuals. Now each will form the two different type of the gametes, one capital T and another small t. दोनों का परसेंटेज आपको बताया, प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है, 1/2. इसकी भी कितनी है, 1/2. सेम इन दिस केस ऑल्सो, दोनों में 1/2 की होगी. अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने कहा कोई भी किसी के साथ फ्यूज कर सकता है, दोनों के चांसेस फर्टिलाइजेशन कितने, 50-50% हैं. तो अगर ये और ये गेमीट आप देख रहे हो तो कैपिटल T. अगर ये गेमीट और आप ये देख रहे हो तो कैपिटल T स्मॉल t. अगर इसको और इसको आप देख रहे हो तो कैपिटल T स्मॉल t. अब इसको आप इसके साथ रिवर्स ले रहे हो तो फिर कैपिटल T स्मॉल t, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल t. तो 3 हमें टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया हमारे सामने, ये हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1. और अगर हम जीनोटाइप देखें तो 1 क्या है, ये कैपिटल T है, 2 क्या है, कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड है, और 1 क्या है, स्मॉल t है. तो ये रेशियो कितना हो गया, 1:2:1. तो जीनोटाइपिक रेशियो इज द 1:2:1, while the phenotypic ratio is the 3:1, 3 tall and 1 dwarf. Okay, तो दिस इज ऑल अबाउट द वन जीन इनहेरिटेंस, जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, क्या ऑब्जर्वेशन थे, फिर फैक्टर के बेस पर कैसे एक्सप्लेन किया, ये चीज के बारे में. नाउ
नेक्स्ट अब देते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो क्या है देखें, वेट ए मिनट, ओके, नाउ द टू जीन इनहेरिटेंस। टू जीन इनहेरिटेंस में क्या किया, मेंडल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स टेकिंग द टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम। He crossed the plant having the round and the yellow seed and the wrinkled and the green seed. The genotype capital R, capital R, capital Y, capital I for yellow and round, and the wrinkled and the green small r and the small y। फिर उसी तरीके से देखें तो गैमीट्स क्या हैं, गैमीट्स विच आर फाउंड बाय द पेरेंट इज कैपिटल R, कैपिटल Y and the small r, small y। ओके, और ये क्या करेंगे, दे विल फॉर्म ए हाइब्रिड कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। कैसे होंगे, राउंड एंड द येलो सीडेड प्लांट ओनली। सेम कंडीशन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द गेमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द F1 इंडिविजुअल्स, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y, ईच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 25% ईच। ओके, वहां कितना था, 50-50 था। अब क्योंकि यहां 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इसलिए यहां भी इक्वल फ्रीक्वेंसी बनेंगे, लेकिन परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो गया, 25% ईच। ओके, नाउ once selfing the F1 plants produce the 4 kind of the plants in F2 generation: yellow and round seeded, round and the green seed, yellow and wrinkled seed, and the green and wrinkled seed. Phenotypic ratio is 9:3:3:1, and the genotypic ratio is the 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1. And one more interesting phenomena was observed by the Mendel. In the dihybrid cross, the single character show the monohybrid phenotypic and genotypic ratio. Means Mendel found it that the yellow and the green colored seed segregate in the 3:1 ratio, and the round and the wrinkled seed shape also segregates in the 3:1 ratio, just like the monohybrid crosses. अब इसको भी हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखें, फर्स्ट वही है जो मेंडल ने किया पहले कि फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन उसने दिया, क्या आ रहा, यहां पर उसने देखा येलो एंड राउंड सीड को लिया पेरेंट की फॉर्म में, इधर ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड को लिया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या देखा, यहां पर उसने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन पर सारे के सारे कैसे मिले, F1 में येलो एंड राउंड मिले। आगे चल के क्या देखा उसने कि 9 out of 16 were the yellow and round seeded, 3 out of 16 were the green and the round seeded, and the 3 out of 16 yellow and the wrinkled, and the last the 1 out of 16 green and the wrinkled. Ratio was the 9:3:3:1, 9:3:3:1 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जीनोटाइप अगर आप देखें तो सेम कंडीशन है, इसका जीनोटाइप कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y. In F1 generation, all the plants having the capital R, small r, capital Y, small y, and they show only the yellow color and the shape round. अब इसमें सेल्फिंग कराया तो वैसे तो रेशियो में यही मिला 9:3:3:1 ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोटाइप, लेकिन 9 में भी उसने क्या देखा, जीनोटिपिकली अगर देखें तो 1 मिला जिसमें कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y था, 2 नंबर था कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, फिर कैपिटल R, स्मॉल y, दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर, and the capital R, small r, capital Y, small y, they were 4 in number, and the total number is 9. In the second case where the 3 green and the round, तो इसमें क्या था, 1 capital R, small y, and the 2 in number capital R, small y, small y. Same for the yellow and wrinkled, 1 having the
small r and capital Y, and the two are small r, capital Y, small y, and only one having the small r and small y genotype, that is having double recessive characters. दोनों characters कैसे थे? recessive थे. Now the genotypic ratio is the 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1. Each character show their own characteristic feature. जो पेरेंटल फीचर है वो वैसे के वैसे ही कैरेक्टर को शो करते हैं जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था. Now next one. On the basis of his experimental crosses, Mendel formulated the 4 postulate. मतलब 4 मेन कंक्लूजन उसने निकाल के दिए. क्या दिए देखें. फर्स्ट postulate, each character is controlled by a discrete unit called factor, and in an individual a pair of factor is present. जैसे आपको से कहा ना, टी शो कर रहा है टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी शो कर रहा है डॉर्फनेस के लिए, तो ये फैक्टर हो गए और ये आपको बताया पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं. कोई भी इंडिविजुअल हो, हम अगर हाइब्रिड की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट थे. सेकेंड postulate is if the two dissimilar, ठीक है, unit factors are present in an individual, only one express itself. The one which express itself is known as dominant factor, while the second which does not express at all is known as the recessive factor in this hybrid condition. कैपिटल T यानी कि टॉलनेस कैसा है? डोमिनेंट फीचर है. एंड द स्मॉल टी विच रिप्रेजेंट द फॉर डॉर्फनेस, इट इज ए रिसेसिव फीचर. ये टर्म बाद में यूज किए गए हैं लेकिन अब उसको हम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, postulate थर्ड. According to this postulate, the contrasting allele responsible for the contrasting traits are present in individual do not get mixed, ये mix नहीं होते, and separated from each other at the time of the gamete formation by F1 hybrid, and individuals for both traits appear in the ratio of 3:1 means phenotypically, or 1:2:1 means the genotypically in F2 generation, जो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था खास तौर से किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए. And the postulate fourth, it is based on the dihybrid cross. See, this postulate was made on the basis of the dihybrid cross or the 2 gene inheritance. He postulated that the inheritance of one character is independent to another, and the individuals for all 4 traits appear in the ratio of the 9:3:3:1 phenotypically, and the 1:2:1, 2:4:2, and 1:2:1 genotypically in F2 generation. क्लियर हुआ है सभी को? मतलब जो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं यहां पर आप खुद देख रहे हैं कि अभी तक जो मेंडल ने अपने कंक्लूजन दिए हैं, postulate दिए हैं, इनमें कहीं भी उसने इसको लॉ की फॉर्म में नहीं दिया था, लेकिन बाद में इन्हीं के बेस पर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए गए और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्ल कॉरेंस का. तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सीधा डायरेक्ट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. कौन कौन से लॉ इस पर बने हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. पुनेट स्क्वायर मेथड से इसके एग्जाम्पल को समझेंगे और जो भी फ्लो चार्ट है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है ये भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट क्लास का मैंने क्या हमारे टॉपिक रहेंगे ये डिस्क्राइब कर दिया. नाउ इन लास्ट आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें. जिन्होंने कर लिया है वो दूसरों को इंड्यूस करें इसको सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. थैंक यू, धन्यवाद.